चलिए दोस्तों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है। केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि काफी दिनों से बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे, नोट्स मेरे को मैसेज भी आ रहे थे कि सर फिजिक्स तो चल रहा है, केमिस्ट्री का कुछ नहीं हो पा रहा है, तो केमिस्ट्री के भी लेक्चर स्टार्ट कर दीजिए। तो बिल्कुल आज से अपन केमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में अपन ले रहे हैं जो आपका चैप्टर है वो है सॉलिड स्टेट, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर साल जेईई और नीट में पक्के क्वेश्चन आते हैं। 12th बोर्ड में भी आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, लेकिन क्या हुआ है कि सीबीएसई में इसको 11th क्लास में शिफ्ट कर दिया गया है, तो 11th वाले बच्चे इसको देख लें, लेकिन जेईई और नीट के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एमपी बोर्ड में ये 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो आप 11th 12th छोड़ दें, आपको पढ़ना है, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जेईई और नीट में पूछा ही जाता है, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, तो क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड, मतलब सॉलिड से आप क्या समझते हैं। तो सॉलिड क्या होता है, पहले अपन बात कर लेते हैं कि भैया सॉलिड क्या होता है। तो एनी सब्सटेंस विच हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम इज नोन एज सॉलिड। कोई भी सब्सटेंस जो होता है जिसका शेप और वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड। जनरली क्या होती है कि स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं, तो जनरली अपन को 3 स्टेट ऑफ मैटर देखने को मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में क्या होता है, उसका शेप और वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स रहता है। लिक्विड में क्या होता है, उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिस कंटेनर में डालोगे वो उसका शेप ले लेता है, ठीक है। और जो गैस होता है ना तो उसका शेप फिक्स रहता है ना वॉल्यूम फिक्स रहता है, उसको जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसका वॉल्यूम ले लेगा और उसी का क्या ले लेगा, शेप ले लेगा, ठीक है। ये 3 स्टेट होती है। इनके अलावा भी और भी स्टेट होती है। एक स्टेट होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा आप ऐसे समझ लो, प्लाज्मा जो स्टेट होती है 4th स्टेट ऑफ मैटर होती है। हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करती। अराउंड टेम्परेचर होना चाहिए कितना, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए। तो ये जनरली स्टार्स पे पाई जाती है। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, ये होती है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के बारे में अपन को ज्यादा डिस्कस नहीं करना, अपन को डिस्कस करना है किससे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन मेन चैप्टर ये आपका किसका है, सॉलिड का है, ठीक है। तो सॉलिड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सॉलिड क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज नोन एज सॉलिड। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई सम सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, कुछ सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में क्यों पाए जाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन अराइज होता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सम सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट बिकॉज ऑफ 2 रीजन, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ड्यू टू विच इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, उसके कारण इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा आपका आता है बिकॉज ऑफ लो थर्मल एनर्जी। जो मॉलिक्यूल होती है उनकी थर्मल एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है, उसके कारण सब्सटेंस किसमें एग्जिस्ट होते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं। आप अगर पहला वाले को 2 पार्ट में लिख सकते हैं, कई लोग वो लिख देते हैं कि सम सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड स्मॉल इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये सही है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप जैसे ही आप किसी भी सॉलिड को हीट करते हो तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। रीजन क्या होता है, आप मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी बढ़ा देते हो। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है वो ये होता है कि सम सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड स्मॉल इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ट्रू, एंड दे आल्सो हैव लो थर्मल एनर्जी, ठीक है। लो थर्मल एनर्जी इसलिए वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड में क्या आता है, पहला स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फर्स्ट। सेकंड, स्मॉल इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, सेकंड। थर्ड, इनकम्प्रेसिबल। फोर्थ, हैव हाई डेंसिटी। फिफ्थ,
ठीक है, देयर पार्टिकल कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे कैन वाइब्रेट अबाउट देयर पोजीशन। वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते, वो अपनी पोजीशन पे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, दे आर हार्ड एंड दे हैव हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात ये समझो कि मैंने 1 किलो का बर्फ लिया, 1 किलो का पानी लिया, किसी के सिर पे मारूंगा तो जिसको बर्फ मारूंगा उसको क्या लगेगी, ज्यादा चोट लगेगी। तो ये होता है कि आपकी जो सॉलिड की जो होती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ वो क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड और गैस। ठीक है, उसके बाद इनकम्प्रेसिबल हो गए, दे हैव लो डिफ्यूजिबिलिटी। लो डिफ्यूजिबिलिटी मतलब उनके अंदर दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते एज कंपेयर टू लिक्विड और गैस। जैसे आपका क्या होता है, आप लिक्विड में भी हाथ डाल सकते हो, पानी के अंदर आपका हाथ चला जाता है, लेकिन सॉलिड के अंदर आपका हाथ नहीं जाएगा। तो दे हैव लो डिफ्यूजिबिलिटी, और उनके मॉलिक्यूल भी दूसरे के अंदर नहीं जाएंगे। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा क्या क्या होती है। फर्स्ट, they have strong intermolecular force of attraction. Second, they have small intermolecular distance. Third, they are incompressible. Fourth, they have high density. Fifth, they have high mechanical strength. Sixth, they have low diffusibility. फिर आपका आएगा they are hard. ठीक है, फिर आपका आ जाएगा their particle cannot move from one place to another place, they can vibrate about their पोजीशन। तो ये हो गया सॉलिड की प्रॉपर्टी। इसके बाद अपन बात करते हैं टाइप ऑफ सॉलिड। कितने टाइप के सॉलिड होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो जिनसे वो मिलकर बने हैं उनके अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड आर ऑफ टू टाइप। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट of constituent particle, solid are of two type। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप होते हैं, सबसे पहला आपका आता है क्रिस्टलाइन लाइन सॉलिड। ठीक है, दूसरा जो आता है वो होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसी को हम क्या बोलते हैं, अमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि भैया क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। तो द सॉलिड in which constituent particles are arranged in regular manner are known as crystalline solid। मतलब ऐसे सॉलिड जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक रेगुलर मैनर में क्या होते हैं, अरेंज रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। डेफिनेट ऑर्डर रहेगा, डेफिनेट अरेंजमेंट रहेगा, उसमें अरेंज रहेंगे, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो आपका क्या होता है, दो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज इन रेगुलर मैनर आर नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपको याद रखनी, जितने भी मेटल आते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं। सॉल्ट NaCl, KCl, CuSO4 ये आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं। ठीक है, डायमंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, ये आपकी सारी चीजें क्या हो जाती हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाती हैं। ठीक है, अब वहीं पर अगर अपन बात करते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमॉर्फस सॉलिड की, किसकी बात कर रहे हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमॉर्फस सॉलिड की। ठीक है, तो क्या होते हैं, those solid in which constituent particles are not arranged in regular manner are known as non crystalline solid और amorphous solid। मतलब ऐसे सॉलिड जिनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक रेगुलर मैनर में अरेंज नहीं होते हैं,
ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। मतलब आपके जो पार्टिकल होंगे वो कैसे भी अरेंज रहेंगे, ठीक है, कोई अरेंजमेंट स्पेशल नहीं होगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनमें क्रिस्टलाइन पार्टिकल एक रेगुलर मैनर में अरेंज नहीं होते, कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती, उनको क्या बोला जाता है, अमॉर्फस सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोला जाता है, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टी अपन बारी बारी एक साथ देखेंगे, दोनों की प्रॉपर्टी पैरेलली देखेंगे तो इजीली इनमें डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनका डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। पहले इसका एग्जांपल रबर, प्लास्टिक, ये इसके एग्जांपल में आते हैं, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टी में। They have definite arrangement of constituent particle. They do not have definite arrangement of constituent particle. इनमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इनमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है। सेकंड, दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्री, इनकी ज्योमेट्री क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। क्यूबिक होंगे, ऑर्थोरोम्बिक होंगे, मोनोक्लिनिक होंगे, डेफिनेट ज्योमेट्री होगी, ठीक है। दे डू नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, इनमें कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती है, ठीक है। तो दो पॉइंट आ गए, regular arrangement, they do not have regular arrangement, they have definite geometry, they do not have definite geometry. थर्ड आता है, they have long range order, ठीक है, इनमें क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे समय तक एक डेफिनेट ऑर्डर को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में कुछ में अरेंजमेंट होता है, लेकिन वो शॉर्ट डिस्टेंस तक फॉलो होता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। 3 पॉइंट हुए हैं, आप बारी बारी याद रखेंगे। पहला, दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट, दे डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट। दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्री, दे डू नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्री। दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये 3 प्रॉपर्टी आपको अभी समझ में आई, ठीक है। उसके बाद आपकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, शार्प होता है। अगर मैंने बोल दिया जैसे आइस है, आइस को भी हम किस में रखते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में रखते हैं, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो 99 पर मेल्ट नहीं होगा या मेल्ट होना स्टार्ट भी नहीं होगा जब तक उसको टेम्परेचर, सॉरी, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सॉरी, 0 पर वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। आपका 0 से पहले या 0 के बाद वो मेल्ट नहीं होता, वहां पर मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, ठीक है। जबकि ग्लास, रबर और ये प्लास्टिक जो होता है उसको जब हीट करते हैं वो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे क्या होता है, मेल्ट होता है आपका, उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। तो इसका क्या आ जाएगा, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो 4 पॉइंट हो गए, दोबारा से बता रहा हूं। पहला, दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट, दे डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट। दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्री, दे डू नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्री। दे हैव long range order, they do not have long range order. They have sharp melting point, they do not have sharp melting point, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, अगर हम इनको चाकू से काटते हैं, मतलब नाइफ से काटते हैं, तो काटने पर ये क्या देंगे, क्लीन क्लीवेज देंगे, बिल्कुल स्मूथ सरफेस क्या होगी, कट के अलग हो जाएगी। और यहाँ पर आपको क्लीन क्लीवेज नहीं मिलेगा, तो दे गिव क्लीन क्लीवेज ऑन कटिंग विथ नाइफ। चाकू से काटने पर आपको क्या मिलेगा, क्लीन क्लीवेज मिलेगा। यहाँ पर चाकू से काटने पर क्लीन क्लीवेज नहीं मिलेगा। तो दे गिव क्लीन क्लीवेज ऑन कटिंग विथ नाइफ, दे डू नॉट गिव क्लीन क्लीवेज ऑन कटिंग विथ नाइफ, ठीक है। ये यहाँ पर क्लीन क्लीवेज मिला, यहाँ पर क्लीन क्लीवेज नहीं मिला, ठीक है। ये आपके होते हैं, एक टर्म आता है, दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्या, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मींस दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है। सर फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब थर्मल कंडक्टिविटी,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब एक तरफ से जाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और मिलेगी और एक तरफ से जाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और मिलेगी। तो आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो कैसे होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो दे आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, ये आपको याद रखना। मीन्स दे हैव different physical properties in different direction, अलग अलग डायरेक्शन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग होती है। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब क्या होता है, दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये कैसे हैं, एनाइसोट्रॉपिक है, ये कैसे हैं, आइसोट्रॉपिक है। मतलब इसमें क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन में क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, इसमें अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। उसके बाद आती है दे हैव डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इनकी जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है वो फिक्स रहती है। दे डू नॉट हैव डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फिक्स नहीं रहती, ठीक है। दे आर ट्रू सॉलिड, ये ट्रू सॉलिड है। दे आर सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। ये आपके ट्रू सॉलिड है, ये आपके ट्रू सॉलिड नहीं है, ये सुपर कूल्ड लिक्विड है, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछा जा सकता है, मैं समझाऊंगा सुपर कूल्ड लिक्विड और सूडो सॉलिड का मतलब क्या होता है, मैं समझाऊंगा। अब आपसे मैं पूछ सकता हूं, आपका डिफरेंस पूछ सकता हूं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड में। तो पॉइंट वाइज आप बता सकते हैं। पहला, their constituent particle are arranged in regular manner. Their constituent particle are not arranged in regular manner. They have definite geometry. They do not have definite geometry. ठीक है। They have long range order. They have short range order. ठीक है। उसके बाद they have sharp melting point. They do not have sharp melting point. They give clean cleavage on cutting with knife. They do not give clean cleavage on cutting with knife. They are anisotropic in nature. They are isotropic in nature. They have definite enthalpy of fusion. They do not have definite enthalpy of fusion. They are true solid. They are pseudo solid और super cooled liquid. और लास्ट डिफरेंस इनका हो जाएगा एग्जाम्पल। इसमें आपका क्या आ जाएगा, NaCl, मेटल में आपका आयरन, कॉपर, कुछ भी हो सकता है, डायमंड, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। ये आपको याद रखने हैं कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कौन अमोर्फस सॉलिड। इनका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लास, रबर, प्लास्टिक। हाँ, एक आता है सिलिकॉन कार्बाइड, वो भी आपका क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, SiC सिलिकॉन कार्बाइड। ये आपका कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया, आइसोट्रॉपिक एनाइसोट्रॉपिक आपको पता चल गया। अब अपन बात करते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे थे अपन कि सर सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है, व्हाई अमोर्फस सॉलिड आर नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड या सूडो सॉलिड। आपका जो अमोर्फस सॉलिड होता है उनको सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है या आपका सूडो सॉलिड क्यों कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, बिकॉज अमोर्फस सॉलिड हैव टेंडेंसी टू फ्लो। इनमें क्या होती है, टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, बहुत ज्यादा धीरे फ्लो करते हैं। आपको डेली में ऑब्जर्व नहीं होगा, कई महीनों में, कई सालों में आप इसको क्या कर पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड, क्योंकि फ्लो करने की जो टेंडेंसी होती है वो लिक्विड या गैस में होती है, ठीक है। जब किसी लिक्विड को सुपर कूल, बहुत ज्यादा कूल कर दिया जाए तो वो धीरे धीरे फ्लो होता है। तो अमोर्फस सॉलिड भी क्या होते हैं, धीरे धीरे फ्लो होते हैं, इसलिए उनको भी क्या बोला जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है। तो अमोर्फस सॉलिड आर नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, उनमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। आपका इसी कारण जो ओल्ड बिल्डिंग होती है उनकी विंडोज के जो ग्लास होते हैं
वो ऊपर थिन होते हैं और नीचे थिक होते हैं। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई द ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग इज थिक at bottom and thinner at top? Because glass is amorphous solid which is supercooled liquid, hence it become thicker at bottom after some definite time। ठीक है। अब क्वेश्चन एक और चीज होती है कि जो आपका अमोर्फस सॉलिड होते हैं उनमें मैंने बताया था कुछ जगह पर आपका क्या हो सकता है, अरेंजमेंट डेवलप हो सकता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर ये क्रिस्टलाइन नेचर शो करते हैं। तो आपका क्या होता है, जो ग्लास होता है किसका, ओल्ड बिल्डिंग का, ठीक है, वो आपका कई बार क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। ठीक है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें क्रिस्टलाइन नेचर डेवलप हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई द ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग बिकम मिल्की, बिकॉज इन देम क्रिस्टलाइन नेचर विल डेवलप ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन। बार बार जो होता है एनवायरमेंट में चेंज होता है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, तो उसके जो कंस्टेंट पार्टिकल होता है उनमें एक अरेंजमेंट हो जाता है जिससे उसमें क्रिस्टलाइन नेचर डेवलप हो जाता है और वो क्या हो जाते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के कारण उनका कलर क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंट से मिल्की हो जाता है। आजकल तो जनरली क्या है, हाई क्वालिटी ग्लास यूज होते हैं तो उसमें इतना ज्यादा चेंज एनवायरमेंट का नहीं होता, लेकिन पुराने जमाने में मतलब कुछ साल पहले तक ज्यादातर यही होता था, नॉर्मल ग्लास लगाते थे तो पहले तो क्या रहता था, ट्रांसपेरेंट रहता था, लेकिन कुछ 1-2 साल में उसका कलर क्या हो जाता था, मिल्की, मतलब थोड़ा दूधिया कलर उसमें डेवलप हो जाता है। ठीक है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को तो अपन को पूरा पढ़ना है, ये चैप्टर इसी पर बेस्ड है। अमोर्फस सॉलिड के यूज की बात कर लेते हैं। तो अमोर्फस सॉलिड का डेली लाइफ में बहुत यूज होता है, जैसे ग्लास का देखें तो क्रॉकरी में होता है, मिरर के फॉर्म में होता है, बिल्डिंग मटेरियल के रूप में आपका ग्लास का होता है। ठीक है। उसके अलावा घर के यूटेंसिल वगैरह बनाने में होता है। फिर प्लास्टिक का कहां पर यूज होता है, आपका बकेट, टब, जो भी कंटेनर वगैरह होते हैं, ठीक है, रेनकोट वगैरह, इन सब चीजों में प्लास्टिक का यूज होता है। ठीक है। रबर का यूज आपका शू सोल में किया जाता है। ठीक है। रबर बेल्ट बनाने के लिए किया जाता है, बैंड बनाने के लिए किया जाता है, और भी कई चीजों में रबर का यूज होता है। तो ये हो गया आपका अमोर्फस सॉलिड के यूज। ठीक है। एग्जाम्पल डिफरेंस आपको याद रखना है। इसके बाद आपका आएगा टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन होता है वो हम 2 बेसिस पे पढ़ते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, किनसे मिलकर बना, ठीक है। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पे 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के। एक सबसे पहले बात करते हैं तो आपका आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, फिर आपका आता है कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, फिर मेटलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। और मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड वापस से 3 टाइप के हो जाते हैं। तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इनको डिटेल में अपन अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना इंट्रोडक्शन था फर्स्ट चैप्टर का, इतना आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा, और जो डेफिनेशन टर्म आ रही है वो आप याद रख लीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं।